आप सभी लोग। और आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट पर आधारित है और हम लोग बातचीत कर रहे हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में जो 2016 की है। आगामी परीक्षा DSSB है। इस परीक्षा में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक कि यूजीसी नेट की है जून में परीक्षा, और MPPSC की अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो इसका भी एग्ज़ाम जून में ही है। ठीक है। DSSB का एग्ज़ाम हो सकता है कि अप्रैल में भी हो या अप्रैल प्लस भी हो सकता है, मे बी। अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन मार्च में आपको एंड मार्च में DSSB का भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अभी हम लोग बात करेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। उसके बाद 8:30 बजे से हम लोग जिक्र करेंगे DSSB में सोशल वेलफेयर ऑफिसर को लेकर एक बार क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 2019 में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। कभी कभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में ऐसे लिख देगा कि राइट ऑफ, या आपसे सीधा सीधा कहता है कि आरपीडब्ल्यूडी में जो है आर का मीनिंग बताना होगा आपको, है ना। मीनिंग पूछ लेता है कभी कभी, तो इसका मतलब होता है राइट। कभी कभी आपसे डी की मीनिंग पूछ लेगा कि डी का मतलब क्या होगा, तो आपको उस ऑप्शन में ढूंढना होगा, तो वहाँ पे आपको डिसेबिलिटी मिल जाता है। इस तरीके का प्रश्न एक बार आ चुका है परीक्षा में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का पूरा नाम राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, 2016 के नाम से ये जाना जाता है। यह बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो पीडब्ल्यूडी एक्ट, पहले मैंने अभी कल की क्लास में, जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी कल, तो मैंने ऑफ कर दिया था। पीडब्ल्यूडी की जो बताया था उसमें कि पीडब्ल्यूडी में कुल 7 टाइप की डिसेबिलिटी शामिल की गई थी, और यही पीडब्ल्यूडी 1995 के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि 1995 में आई थी। इसी के स्थान पे आई है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। तो कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट यानी अधिनियम 1995 की जगह आया है दिस एक्ट, रिप्लेस हुआ है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ठीक है, यह जो है रिप्लेक्स हो गया, एक प्रकार से बदल दिया गया इसका नाम। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 21 वर्ष बाद दिव्यांगजन के लिए एक नया और बेहतर कानून आया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। ठीक है, फिर वहीं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। परीक्षा में यह भी सवाल आ चुका है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये एक फैक्ट के रूप में आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी क्लास समाप्त होने के बाद इसकी PDF आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। यहाँ बड़े ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ से 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला, वर्ष 2007 में भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRPD, अभी बताता हूं इसके बारे में, के हस्ताक्षर और पुष्टि के बाद पिछले अधिनियम को बदलने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, और इसी के तहत 2016 में पीडब्ल्यूडी एक्ट की जगह आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया। आपको बता दें कि UNCRPD बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, या सॉरी डिसेबिलिटीज कहते हैं हम लोग, इसका पूरा नाम है। तो कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि UNCRPD का पूरा नाम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये बताना होगा। दूसरी बात आपको ये बतानी होगी कि ये UNCRPD ने हस्ताक्षर कब किया, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर की पुष्टि कब की है, तो वर्ष 2007 आपको यहाँ पे जो है दर्शाना पड़ेगा। तो इसलिए ये तथ्य जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं UNCRPD के अंतर्गत। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसके नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, कब, तो 2006 जरूर आप लोग नाम याद रखेंगे सभी। क्लियर रहेगा, एक बार स्पष्ट करेंगे। इतना स्पष्ट करिए, मैं एक लाइन और बताऊंगा इसमें, प्लीज। मेरी आवाज अगर स्पष्ट है तो बार क्लियर करिए। जी सर, ओके, क्लियर है हाँ, एक चीज और ध्यान सुनिएगा
बेसिकली जब दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनसीआरपीडी, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन जो है सीआरपीडी का एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन है ना, याद रखिएगा आप सभी लोग, ये बेसिकली अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन है जो दिव्यांग लोगों के मौलिक अधिकारों या मौलिक मानवाधिकारों को निर्धारित करता है। तो सवाल ये भी बनता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन में, ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों के मौलिक मानवाधिकारों को कौन निर्धारित करता है, तो भी आप बताएंगे यूएनसीआरपीडी। देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि यह अधिनियम दिव्यांग यानी विकलांग को ही दिव्यांग कहा जाता है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीआरपीडी के दायित्व को पूरा करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि इस पॉइंट को भी आप अवश्य याद रखेंगे। ठीक है, भारत में ना दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर ना हस्ताक्षर करने के बाद यह 1 अक्टूबर 2007 को अपनी पुष्टि की थी। तो सवाल बनता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर 2007 को। ठीक है, ये डेट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, जैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का ड्राफ्ट बिल। सवाल बनता है कि ड्राफ्ट बिल आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आए, तो आपको बताना होगा 2011 का। देखिए अब सोचिए 2016 में ये एक्ट बेसिकली जो है सही तरीके से लागू हुआ, लेकिन इसका ड्राफ्टिंग जो हुई थी वो 2011 में ही हो गया था। 2011 में ही ड्राफ्ट कर दिया गया था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पे। वहीं अगर हम बात करें तो 7 फरवरी 2014 को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट विधेयक संसद में पेश किया गया था। विधेयक संसद में, तो विधेयक संसद में कब पेश हुआ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, तो डेट याद रखिएगा 7 फरवरी 2014 को, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को पारित किया गया। तो विधेयक संसद में पेश हुआ 7 फरवरी 2014 को, और 14 दिसंबर 2016 की अगर बात करते तो ये राज्यसभा में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार को लेकर विधेयक पारित किया गया था 2016 को, 14 दिसंबर को। 2 दिन बाद पहले राज्यसभा में आया, पहले तो विधेयक पास हुआ था फरवरी में, आप ये से समझ लीजिए 7 फरवरी 2014 को। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में आया 14 दिसंबर 2016 के, यानी 2 साल बाद। फिर उसके बाद 2 दिन बाद लोकसभा में 16 दिसंबर 2016 को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को विधेयक पारित हुआ, यानी पहले राज्यसभा फिर लोकसभा। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखिए क्रम में। उसके बाद आपको बताते हैं नेक्स्ट डेट पर, और ये राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद इसे 28 दिसंबर 2016 को, ठीक है, अधिसूचित किया गया, और इस प्रकार आरपीडब्ल्यूडी बिल 2016 को अधिनियमित किया गया और लॉ बन गया, यानी एक प्रकार से कानून बन गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद अधिसूचित कब हुआ, यानी बिल एक प्रकार से कब अधिनियमित हुआ, कब कानून बना, तो आप ये डेट कह सकते हो कि 2016। ठीक है, अब यह अधिनियम पूर्णतः लागू कब हुआ, तो 15 जून 2017 को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या होगा, पूर्ण रूप से लागू हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में, देखो यूजीसी में सवाल बनाया गया भी है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 253 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को अधिनियमित किया गया है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 बताइए भारत के कौन से संविधान के अनुच्छेद को रिलेट कराता है, तो आपको यह पता होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 253 क्लियर रहेगा, बताते चलिएगा साथ साथ। हाँ। जी सर। अब उसके बाद देखिए, जी सर, अगर मैं आपसे बात करूं भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो ये 253 है, ये संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, 253 में संधि, संधि का मतलब होता है मित्रता, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सम्मेलनों को लागू करने के लिए संसद को भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए
कानून बनाने का अधिकार देता है। तो अंतरराष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धताओं को लागू करने में ये सक्षम होता है। तो इस आधार पर अगर हम लोग जब जिक्र करते हैं तो यह प्रतिक्रियाएं संचालित होती है 253 जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को अधिनियमित करता है ना। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में कुल 21 टाइप की डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया है। मतलब कुल 21 टाइप की डिसेबिलिटीज इसके अंतर्गत आती है। पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत कितने टाइप की डिसेबिलिटीज आती हैं बताइएगा? 7 7 है। 7 हाँ, नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत कितनी टाइप की डिसेबिलिटीज आती हैं? 4 टाइप की। 4 टाइप सर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत 21 टाइप की डिसेबिलिटीज पर तो कभी कभी परीक्षाओं में हम लोगों से इसके अंतर्गत ना कुछ डिसेबिलिटीज को लेकर, उसकी लक्षण के लेकर, या आप कह लीजिए उसकी विशेषताओं को लेकर प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। परीक्षाओं में एग्जाम में जो है सवाल पूछ लेता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक ब्लाइंडनेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंधापन बोलते हैं। अंधापन एक प्रकार की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो डिसेबिलिटीज होती है, और ये बेसिकली पूर्णता के रूप में दर्शाया गया है। पूर्णता के रूप में दर्शाया गया है। पूर्णता का मतलब ये है कि एक प्रकार से अंधापन जो है उसे हो सकता है जन्मजात वाली प्रक्रिया में हो, तो वह एक प्रकार से अंधपन के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो यहाँ अचानक दृष्टि खो जाने की दिक्कत होना तो भी ये ब्लाइंडनेस की प्रक्रिया में आएगा, परिप्रेक्ष्य में इसे शामिल किया जाएगा। ठीक है, दृष्टि जाने के साथ साथ सिर दर्द और जिस आंख की दृष्टि में हानि हुई हो उस तरफ शरीर जो है कमजोर महसूस होने को भी दर्शा देता है कि वे एक प्रकार से दृष्टिबाधित व्यक्ति है ना। तो यह एक प्रकार से इसके जो है लक्षण यानी सिम्टम को दर्शा देता है, ये इसके सिम्टम को। ठीक है, 1 घंटे तक समस्या आने पर ठीक हो जाना या कुछ मामलों में 1 घंटे से भी कम समय लेना, इस प्रतिक्रिया को भी दर्शा देता है एक प्रकार से ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस की सामान्य एक प्रकार की लक्षण है, आप इसे आसानी से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये दृष्टिबाधित हैं, है ना, दृष्टिहीन हैं, इसको आप दर्शा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इसके डीप में नहीं जाएगा एग्जाम में। उसके बाद देखिए आप लोग तो लो विजन एक आप दिखा रहा, लो विजन बेसिकली दर्शाता है कम दृष्टिबाधित को। लो विजन की अगर हम बात करते हैं तो ये कम दृष्टिबाधित, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यदि साधारण चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस स्पष्ट दृष्टि प्रदान नहीं करता है तो कहा जा सकता है कि ये कम दृष्टिबाधित है ना। इसे जो है अंधेपन से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, बट कम या लो विजन टाइप की एक प्रकार की डिसेबिलिटीज होती है ना। तो उस सर इसमें पार्सल ब्लाइंड भी आ जाएगा? सॉरी समझ नहीं पाया मैं, फिर से। पार्सल ब्लाइंड सर, जो जिसको कम दिखता है, जैसे एक आंख से देख सकता है या फिर उस तरीके को बिल्कुल देखा जाए बिल्कुल तो। बिल्कुल 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 आप कह सकते हो, नो डाउट है। ऐसी कंडीशन में आप लो विजन को दर्शा सकते हो, लो विजन को दर्शा। अब अगर मान लीजिए किसी ओके सर। कम दिख रहा है ना। अब जैसे अगर मैं कहूँ 60 साल का वृद्ध व्यक्ति है कि नहीं, तो आपको पता है कि एज बढ़ने के साथ साथ आंख से कम दिखाई देना, कान से कम सुनाई देना, आप लोगों ने ऐसा लक्षण तो सुना ही सुना होगा। तो आप ये कहाँ रखोगे? ये लो विजन में रखोगे। कहाँ पे रखोगे? लो विजन में रखोगे। अच्छा है, एक कंडीशन और, जिसे रंगों की पहचान करने में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है। बच्चों के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो बड़ों में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कलर को आइडेंटिफाई करने में। तो कलर को आइडेंटिफाई करने में अगर दिक्कतें आती तो भी आप लो विजन के ही अंतर्गत उन्हें दर्शा दोगे, है ना। लो विजन का आप लोगों में से अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जब जाते होंगे तो वहाँ पे कुछ पिक्चर बने होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करवाया जाता है कि आप बताइए ये कौन सा पिक्चर है ना। वो एक डॉट डॉट के माध्यम से बनाया जाता है, डॉट डॉट के माध्यम से। क्या किसी ने इस तरीके का देखा है? यस सर, देखा है, जैसे हाँ अगर चश्मा बनवाने हाँ जाते हैं। तो अगर आप उसी की आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो ऐसी कंडीशन पर भी उसे क्या कहा जाता है कि ये लो विजन
का पार्ट है। देखो जैसे मैंने ये बनाया है 5, है ना, डॉट डॉट के माध्यम से। अब अगर यही व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए तो इसको इस प्रकार से कहा जाएगा कि ये लो विजन से जो है प्रभावित है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ये सिम्टम है, ये एक लक्षण है आरपीडब्ल्यूडी के एक्ट के अंतर्गत। तो थोड़ा थोड़ा सी चीज़ों को समझ। सर एक सर जैसे जो बहुत सारे ऐसे बचपन से रहते हैं जो बाद में होते हैं, तो क्या उनको भी डिसेबिलिटी के दायरे में रखेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लो विजन के ही अंतर्गत उन्हें रखेंगे। लो विजन में तो भाई उसको कम दिखाई दे रहा हो ना, तो उसको लो विजन में रखेंगे। जो दृष्टिबाधित होते हैं वो बेसिकली पूर्णतः दृष्टिबाधित होते हैं, है ना, वो पूर्णतः रूप से दृष्टिबाधित, उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अगर उनको कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है तो वो लो विजन की पार्ट में आएंगे सर, है ना, वो लो विजन के अंतर्गत नहीं सर, क्या कह रहे हैं बताइए। जी जी। ठीक है, शायद मेरी आवाज, आपकी आवाज शायद हम लोगों के पास नहीं आ पा रही है स्पष्ट। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे इधर। हाँ, जी ओके, कोई बात नहीं। आप ग्रुप में मैसेज करिएगा, हम उस पर स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, उस पर प्रकाश डालेंगे। आगे बात करते हैं लेप्रोक्सी कार्ब जो है पर्सन। देखिए ये बेसिकली कुष्ठ निवारण रोग है ना, कुष्ठ निवारण रोग है, इसे लेप्रोसी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, हाथ पैर या उंगलियां विकृति हो जाना या टेढ़ापन का हो जाना, है ना, शरीर की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकार से त्वचा पर रंगहीन धब्बे पड़ जाना भी कहीं न कहीं लेप्रोसी शब्द को दर्शाता है, ये कुष्ठ रोग को दर्शाता है। हाथ या पैर या उंगलियां सुन्न हो जाने की प्रक्रिया में भी एक प्रकार से कुष्ठ रोग दर्शाता है ना। तो इसके बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों से पढ़ाया भी है, कुष्ठ रोग दिवस के बारे में भी बताया आप लोगों को, थोड़ा बहुत कुष्ठ रोग के उपचार वगैरह के बारे में ट्रीटमेंट भी बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। एक सर जी सर वो जैसे किसी किसी को जैसे रात में दिखता नहीं है और दिन में दिखता है, वो जिसे रात रोंद बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसे भी आप कह सकते हो लो विजन के ही अंतर्गत। अगर आप टाइप में आप रखना चाहते हैं कि ब्लाइंडनेस वाले में रखोगे या लो विजन वाले, तो आप उसे लो विजन में ही रखोगे, उसको लो विजन के ही अंतर्गत आप रखोगे प्लीज, है ना। नहीं, वो आएगा तो लो विजन के अंतर्गत बस, बट उस बीमारी का क्या नाम है सर? रतौधी इसको बोलते हैं ना, जी 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 जी। रतौधी उसको कहा जाता है ना। उसको क्या बोला जाता है, जिसे निक्टोलोप ओके सर। शब्द होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक ऐसी स्थिति है जिसका अर्थ है कि आपकी आंखें कम रोशनी की स्थिति के अनुकूल नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं रतौधी जो है शब्द रिलेट होता है। तो एक रात में अंधेरी रोशनी में ठीक से दिखाने में अगर असमर्थ होता है और रेटिना वहाँ एक गंभीर समस्या से जूझ रही होती है, तो उस प्रक्रिया में इसको हम लोग रतौधी का नाम देते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस उसको कहते हैं इंग्लिश में, है ना। मैंने पढ़ाया भी था सर, लेकिन वो विटामिन बता रहा था जी। सर जी सर बताइए। वो कुछ दिनों के बाद तो वो ठीक हो जाता है, जैसे जिसको रतौंधी होती है तो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। हाँ तो क्या फिर ट्रीटमेंट, वो क्या देखो इसमें सब इसमें आ जाएंगे? हाँ ये लो विजन के अंतर्गत आएंगे, लो विजन के अंतर्गत आएंगे। वो हो सकता है आप ट्रीटमेंट करें तो आप वो ठीक हो जाएंगे, है ना, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ब्लाइंडनेस जी जी। तो वो ओके। ठीक होगा, है ना, वो तो ठीक हो जाएगा आपका, है ना। हाँ ब्लाइंडनेस में आप क्या कर सकते हो भाई, जिससे किसी की आंखें लगा उगा दिया जाता है ना, कुछ ये अलग कंडीशंस होती हैं, स्थिति अलग होती है, उनके आधार पर किया जाता है ना, ये उनके आधार पर वो सारी चीज़ें जो है की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं इस कंडीशन में ही आप इसको शामिल कर लें। उसके बाद देखिए एक हियरिंग इम्पेयरमेंट आता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है एक प्रकार से श्रवण, है ना। हियरिंग इम्पेयरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रवण बाधित। तो आप अच्छे तरीके से आपको पता भी होना चाहिए श्रवण बाधिता के रूप में। क्या आप बता सकते हो श्रवण बाधित क्या होता है भाई? जो सामान्य रूप से सर सुनाई नहीं देता सुनने में ना कुछ। असमर्थ हो तो श्रवण बाधित जी ही कहा सर। जाता है। तो देखो यहाँ एक प्रकार से आपको बताऊं 60 डेसिबल, आपने एक नाम सुना होगा 60 डीबी के बारे में, है ना, 60 डीबी, है ना। देखो एक बार ये सवाल भी आया हुआ है कि इसको लिखा किस तरीके से जाता है डेसिबल को। स्मॉल में डी होता है, कैपिटल में बी होता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मानक है ये सभी कि 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की अगर क्षमता रखता है ना ऐसी कंडीशन पर, तो वहाँ पर हम ये प्रक्रिया दर्शा सकते हैं कि ये जो है श्रवण बाधित व्यक्ति है, श्रवण बाधित व्यक्ति है। तो डीबी वाली प्रक्रिया है,
हल्के से लेकर गहरे तक किसी भी स्तर को सुनने की हानि होने वाले लोगों में या वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिससे बहरे या कम सुनने के वाले जो लोग होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, इसी के अंतर्गत ये शामिल हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आता है लोकोमोटो डिसेबिलिटीज़। और उम्मीद भी है और आप जानते भी होंगे लोकोमोटो डिसेबिलिटीज़ के बारे में। एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि चलन संबंधी कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये विकृति है कि नहीं? किससे संबंधित है ये? प्लीज, चलन संबंधी मतलब हाथ या पैर अथवा दोनों की दिव्यांगता को दर्शा देगा। कहीं या तो हाथ दर्शा देगा या तो कहीं पैर को दर्शा देगा, या आप ये कह लीजिए कि लकवा को दर्शा सकता है, या हाथ या पैर का कट जाने को दर्शा सकता है। तो ये एक प्रकार से क्या दर्शा रहा है? लोकोमोटो डिसेबिलिटीज को दर्शाता है। आपने नाम सुना होगा डॉर्फिज्म शब्द के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द, बहुत ही फेमस शब्द है ये, जिसको हम लोग बौनापन कहते हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इससे सवाल एग्जाम में आ भी चुका है ना? तो ये बेसिकली क्या होता है? बौनापन एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति का कद जो है वयस्क होने पर भी छोटा रहता है। तो बेसिकली वयस्क होने पर कितना दर्शाया गया है? तो वो 4 फुट 10 इंच बौनापन में, ठीक है। और यही अगर आप सेंटीमीटर में दर्शाएंगे तो कितना दर्शाएंगे? 147 सेंटीमीटर से कम, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं? बौनापन को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से डॉर्फिज्म शब्द है जिसे हम लोग बौनापन कहते हैं। और परीक्षा में अगर मैं आपसे बात करूं तो बौनापन जो है पूछा जाता है, और ये आया भी है कि एग्ज़ाम में कि कितने उनकी जो है लंबाई होती है। तो 4 फुट 10 इंच आप यहाँ पे बौनापन को दर्शा सकते हैं, ठीक है। 4 फीट औसतन बेसिकली दर्शाया गया कि वयस्क की ऊंचाई 4 फीट होती है। आम जटिलताओं में पैरों का मुड़ जाना, पीठ का झुका रहना, दांतों का एकत्रित हो जाना, इस तरीके से उनका जो है सिम्टम एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, एक प्रकार से ये दर्शाता है। तो बौनापन का ये डेफिनेशन बन जाती है। बौनापन ना शारीरिक विकास संबंधी एक विकार होता है जिसमें व्यक्ति के शरीर की ऊंचाई का कम बढ़ना या कह सकते हैं या अवरुद्ध हो जाना आप बता सकते हो। बौनेपन से ना प्रभावित व्यक्ति की ऊंचाई उस देश के लोगों की औसत ऊंचाई से कम होती है, ऐसा बात कही जाती है अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट के तहत, है ना। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने भी ये बात शामिल कर दिया, कह दिया कि भाई कि 4 फीट 10 इंच या 147.32 सेंटीमीटर से अगर कम ऊंचाई है तो वो बौनापन के अंतर्गत आएगा। ये भारत का मानक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये भारत का मानक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दर्शाइएगा आप सभी लोग। और 4 फीट का मतलब 122 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कई टाइप होते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही यही टाइप होता है, कई टाइप। समानुपात एक होता है, ठीक है। समानुपात का मतलब होता है कि बौनेपन में ना पूरा शरीर अनुपातिक ढंग से छोटा होना, पूरा शरीर, ठीक है। और इसमें व्यक्ति के शरीर, हाथ और पैर सभी के वृद्धि के बराबर कमी को दर्शाता है। ये समानुपाती होता है। एक अनुपातहीन होता है, और बौनेपन में शरीर का अनुपात सामान्य नहीं होता है। तो प्रभावित व्यक्ति के शरीर में कुछ भाग औसतन ऊंचाई से होते हैं तो कुछ भाग औसतन में वृद्धि कम होती है। तो उस तरीके से दर्शाया गया कि ये अनुपात के रेशियो में आएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार की बीमारी या डिजीज के अंतर्गत आप डिसेबिलिटीज के अंतर्गत उसे शामिल अवश्य करेंगे। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का नाम आप लोगों से मैंने कई बार बताया, जिसको पहले कहा जाता था MR, इसको मेंटल रिटार्डेशन। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? बौद्धिक अक्षमता के नाम से जाना जाता है कि नहीं? सर एक मिनट, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी का एक्सप्लेन कर देंगे वापस? चलन संबंधी लोकोमोटर डिसेबिलिटी किससे है? चलन संबंधी है। चलने में अगर किसी को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उस प्रक्रिया में हम लोग उसको बोल सकते हैं कि चलन संबंधी ये विकृति है, चलन संबंधी। सर ये जन्मजात होती है? हाँ, जन्मजात भी हो सकती है, और ये है ना, और ये जन्म के बाद भी हो सकती है। तो मैंने बताया तो अभी आपको कि हाथ पैर का कट जाना भी क्या होता है, वो जन्म के बाद भी हो सकती है, और जन्मजात अच्छा। दर्शा सकती है ना। उस कंडीशन में ये चीज़ आ सकती है। अब देखिए जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती है, बेसिकली अगर हम बात करें इसके बारे में, तो देखिए आपको मैं बता दूं कि जन्म या प्रारंभिक शैशवावस्था से महजूद जो औसत बुद्धि कार्य प्रणाली से कम हो, है ना। औसत बुद्धि क्या होती है? जैसे 90 से 110 होती है IQ लेवल, है कि नहीं। अब इससे कम होगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को शामिल कर लेंगे।
और जिससे दैनिक जीवन में सामान्य जो गतिविधियां होती हैं, जैसे हम दैनिक जीवन में रोटी मतलब खाना पीना उठना बैठना है, ये सारी चीज़ें करते हैं, इन सारी चीज़ों को नहीं सही तरीके से कर पा रहा होता है, तो भी हम इसको कहते हैं कि भाई ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का एक पार्ट है। ज़्यादातर अगर मैं आपसे बात करूँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जो है अनुवांशिकता हो सकती है ना, क्या हो सकती है, अनुवांशिकता हो सकती है इसमें, है ना, अनुवांशिकता को दर्शा सकता है। तो किसी ऐसे विकार का नतीजा हो सकता है जो मस्तिष्क के विकास में बाधा डालता है, उसको अनुवांशिकता के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए मेंटल इलनेस है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में भी सुना होगा। मेंटल इलनेस एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है कि नहीं, मानसिक बीमारी होती है। क्लियर है, एक बार स्पष्ट करिए, मानसिक रुग्णता इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, मानसिक रुग्णता बोला जाता है। देखिए अस्वाभाविक व्यवहार कर देना और खुद से बातें करना, मति भ्रम में रहना, भय में रहना, वैशन रहना, गुमसुम रहना, इस तरीके का जो ये सब रिप्रेजेंट होता है, तो वो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस को दर्शाता है। ये जन्म के बाद बेसिकली ज़्यादा देखने को मिलता है, जन्म के बाद में ये ज़्यादा देखने को मिलता है मेंटल इलनेस, इसको मानसिक रुग्णता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप ये भी देख सकते हो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उम्मीद है आपने इसके बारे में भी सुना होगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में, जिसको हम लोग शालीनता का नाम दर्शाते हैं। किसका नाम दर्शाते हैं, शालीनता का नाम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपने ये नाम सुना है, प्लीज़ एक बार स्पष्ट करिएगा। ऑटिज्म, जी सर। हाँ, मतलब किसी कार्य को ध्यान केंद्रित करने में उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है ना, उनको ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आंखें मिलाकर बात ना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में भी ये ऑटिज्म शब्द रिप्रेजेंट होता है ना, ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा। जिससे अन्य लोग, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे तो मेंटल इलनेस वाली प्रक्रिया में, सॉरी ऑटिज्म वाली प्रक्रिया में, जैसे मैंने आपको बताया था अभी इलनेस वाले में कि गुमसुम का रहना भी दर्शाता है लक्षण, तो कभी कभी ऐसी कंडीशन ऑटिज्म में भी हमें देखने को मिल जाती है ना, ऑटिज्म में भी मिल जाती है। इसको हिंदी में स्वालीनता विकार कहा जाता है ना, एक प्रकार सा ये विकार है ऑटिज्म। मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक ऐसा विकार है ये, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो इसे कई नाम से बोला जाता है, इसको हम लोग आत्म विमोह भी कहते हैं, आत्म विमोह भी कहते हैं इसे, और इसे स्वपरायणता भी हम लोग बोलते हैं इसी को, है ना, और इसी को हम लोग स्वलीनता का भी नाम देते हैं इसी शब्द को, है ना। तो यह बात याद रखिएगा, व्यक्ति सीमित और दोहराव या दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को वो क्या करना, बार बार रिपीट कर देना भी दर्शाता है एक प्रकार का शालीनता शब्द। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, परीक्षा में इससे भी सवाल आ चुका है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने सुना भी होगा किसके बारे में, सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में सुना है आप लोगों में से किसी बच्चे ने, सेरेब्रल पॉलिसी, प्रमस्तकीय पक्षाघात इसको बोला जाता है। जी सर, सुना है। शरीर, हाँ, शरीर की गतिविधियां मांसपेशियों को संकुचित होने या खींचने या मसल टोन या आप शरीर की अवस्था का एक जन्मजात विकार को दर्शाता है। कहीं ना कहीं इसको दिमागी लकवा भी हम लोग दर्शा देते हैं, इसको कहा जाता है प्रमस्तकीय पक्षाघात को भी, है ना, इसको सेरेब्रल पॉलिसीज को। अब सेरेब्रल पॉलिसी बेसिकली मैं अगर आपसे बात करूं इसके अंतर्गत, तो इसके कई रीजंस आते हैं, कई इसके पार्ट्स भी बनते हैं सेरेब्रल पॉलिसी के अंतर्गत, है ना। पार्ट कहने का भाव मेरा ये है सेरेब्रल पॉलिसी के अंतर्गत, जैसे व्यक्ति के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की विकृति का हो जाना, ठीक है, हाथ पैर धड़ इत्यादि सही तरीके से काम ना करना, मांसपेशियों का कड़ा हो जाना। अच्छा, मांसपेशियाँ जब कड़ा होती है तो उस कंडीशन में उसको एक नाम से बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्पास्टिस, स्पास्टिसिटी कहा जाता है इसको। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, जब मांसपेशियाँ कड़ी हो जाती है उसका एक नाम है ये। ठीक है, तो अनियमित मुद्रा या गतिविधियां जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ऐसी चाल जो स्थिर ना हो पाए, जिसमें समायोजन स्थापित ना हो पाए, ऐसी कंडीशन को सेरेब्रल पॉलिसी दर्शाता है। प्रमस्तकीय पक्षाघात इसको बेसिकली कहा जाता है। मांसपेशियां बेसिकली कठोर हो जाती हैं, ठीक है, और वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती हैं आम गति की तरह,
ठीक है, और नियमित सजगता के साथ कठोर मांसपेशियां, जिससे कठोरता के रूप में जाना जाता है। संतुलन मांसपेशियां समन्वय में कमी कहा जाना जाता है। गति भंग हो जाती है। ठीक है, धीमी गति से अगर हम बात करें तो वह एक्टिविटीज़ वगैरह करने लगते हैं। ठीक है, इन तरीके को जो है रिप्रेजेंट करता है इसके अंतर्गत। इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल पॉलिसी, सेरेब्रल पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रमस्तकीय पक्षाघात भी बोलते हैं। ये बात आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। सीपी इन शॉर्ट में इसको कहा जाता है। क्लियर रहेगा, एक बार स्पष्ट करिएगा। जी सर। हाँ, ठीक है, इसके अंतर्गत आप जरूर ये जो कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के बारे में आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है परीक्षाओं में भी सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो एक और यहाँ पे आता है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में साधारण शब्द है ये कि मांसपेशी विकृति कहा जाता है इसको, है ना। और इसको बेसिकली मांसपेशियों में ना समूह का एक अचानक थोड़े समय के लिए हो जाना, या अनपेक्षित या अनैच्छिक या दर्द या संकुचन का होना दर्शा देता है एक प्रकार से मांसपेशी विकृति, है ना। मांसपेशी विकृति में मांसपेशियों में सिकुड़न का आ जाना, ठीक है, उसका आकार या आयतन में बदलाव आ जाना, ठीक है, तो वो दर्शा देता है एक प्रकार से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, चलने फिरने में प्रॉब्लम्स का हो जाना। आप देखो कई बच्चे फाइन मोटर सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलने फिरने दौड़ने में ग्रॉस मोटर में भी प्रॉब्लम आ जाती है उनको। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन में भी आ जाती है प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं ये टोटल चीज़ें जो मिलाकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को बताया जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मांसपेशियों से संबंधित ये विकृति होती है, इसीलिए इसको हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनुवांशिक बीमारी का एक पार्ट होता है ये, ऐसा नहीं है कि यह जो होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ना, यह अनुवांशिकता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसको ये दर्शाता है। मांसपेशियों में ये प्रॉब्लम आती है। मांसपेशियों का पतन हो जाना, प्रगतिशील कमजोरी हो जाना, रेशो का टूटना हो जाता है। ठीक है, मांसपेशी ऊतक होते हैं, टिश्यूज जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, उनमें भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से रीजन को दर्शा देता है कि ये भी एक प्रकार से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पार्ट बन जाता है। ठीक है, ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक आता है, अगर हम बात करें क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल जो है कंडीशन होता है। देखिए कहीं ना कहीं मस्तिष्क, यानी अगर हम बात करें तो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो मस्तिष्क को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, बीमारी है, एक प्रकार से डिसेबिलिटीज है। तो तंत्रिका तंत्र में क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में कुछ इस प्रकार से परिभाषित भी किया गया। कहा गया कि ऐसी स्थिति का विकार जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति की तंत्रिका तंत्र के किसी हिस्से में हुई हो और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही हो, उसकी पुनरावृत्ति होती रही हो, तो उस कंडीशन में क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हम लोग नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो जिसे आपको बता दो, एपिलेप्सी का हो जाना, अल्जाइमर रोग का हो जाना, जैसे मतिभ्रम डिमेंशिया जिसको आप बोलते हो, उसका हो जाना भी एक प्रकार से क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल जो है कंडीशन को दर्शाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें, पार्किंसंस रोग की बात करें, ब्रेन ट्यूमर की बात करें, तो ये दर्शाता है कि एक प्रकार से क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ऐसा दर्शाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखेंगे इसके संबंध में। ठीक है, तो थोड़े थोड़े से डेफिनेशन आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, उम्मीद है आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, देखिए इस डिसेबिलिटीज़ की कई टाइप हैं, है ना। इस डिसेबिलिटीज़ के कई टाइप हैं, जिसे मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 ही टाइप आता है। 3 टाइप कौन कौन सा आता है, एक होता है डिसलेक्सिया, आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो, और एक आता है डिसग्राफिया, एक आता है डिसकलकुलिया। क्या जानते हैं आप लोग जी सर, जानता जी सर। ओके, डिसलेक्सिया जी सर। पढ़ने से संबंधित। डिसलेक्सिया गणित संबंधित। जी जी, जब हम डिसलेक्सिया की बात करते हैं तो ये पठन संबंधी एक प्रकार से विकृति को दर्शाता है। डिसग्राफिया की जब हम बात करते हैं तो लेखन संबंधी विकृति लिखने को। दर्शाता है। डिसग्राफिया की, डिसकैलकुलिया की बात करते हैं हम लोग
तो गणितीय संबंध गणितीय संक्रिया। को दर्शाता है ना। तो इस तरीके की ये बेसिकली एक लर्निंग डिसेबिलिटीज का पार्ट है। और मैं अगर आपसे बात करूं तो यहाँ मेंटल रिटार्डेशन वाली प्रक्रिया में भी इस तरीके की विकृति भी हमें देखने को मिलता है, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कहते हैं। तो उसमें भी ये चीज़ें कुछ ना कुछ लक्षण जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इससे कई प्रकार के लक्षण है जो रिप्रेजेंट, अब आईडी का बच्चा है तो उसमें हो सकता है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, है ना, डिफेजिया, कई टाइप हैं। बेसिकली ये मुख्यतः रूप से 3 है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। डिसलेक्सिया में इस तरह के बच्चे जो होते हैं टीचर की पूरी तरह पर निर्भर रहते हैं और उनके याद करने की क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है। इसी स्थिति में ना ग्रसित बच्चा जो होता है पठन प्रक्रिया में बहुत वीक होता है, ठीक है। और डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधित होता है, बच्चों को हैंडराइटिंग काफ़ी जो है खराब होती है, लेखन समय वाक्यों का जो है संरचनात्मक तरीके से प्रॉब्लम्स का आना, ठीक है। जैसे अगर आप कहो कि W लिखो तो M लिख देंगे, आप कहोगे कि 61 लिखो तो वो 16 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें जो है डिस्ग्राफिया को दर्शाता है। डिस्कैलकुलिया की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे बच्चे को गिनने में परेशानी होता है, छोटा बड़ा और अधिक कम, इस तरीके की चीज़ों को समझ में, अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। किसी संख्या को क्रम में दर्शाने के लिए आपको अगर मैं कहूँ एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, उस क्रम में दर्शाने में भी उनको क्या होती है, कन्फ्यूज़न होने लगती है। तो इस कंडीशन में भी ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है। सर डिस्प्रेजिया भी होता है ना? जी, कई लर्निंग की कई टाइप है, ठीक है। लर्निंग सर इसमें क्या होता है डिस्प्रेजिया में? डिस्फ्रेजिया भी अगर हम बात करते हैं तो डिस्फ्रेजिया, देखिए डिस्फ्रेजिया की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार से ना याद करने की परिपेक्ष में दर्शाता है, किसी चीज़ को लंबे समय तक नहीं याद कर पाते हैं डिस्फ्रेजिया के अंतर्गत, है ना। तो ठीक है सर। इसके हाँ कई इसके जो है टाइप हैं, है ना, कई इसके डिस्प्रैक्सिया की अगर हम बात करते हैं तो मोटर स्केल के अंतर्गत आ जाता है ना, मोटर सर डिस्थीमिया भी होता है ना एक, जो टेंशन में रहता है वो चीज डिस्थीमिया। जिसको डिस्थीमिया देखो ये अलग टाइप की डिजीज है, ये अलग से आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत नहीं आता है डिस्थीमिया, ठीक है। अलग अलग से जो है विकृति के पार्ट बनते हैं डिस्थीमिया का, ठीक है। और सर डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया भी अलग विकृति, ये इसके पार्ट नहीं है, ओके सर, ठीक है ये सर, इसके ओके। पार्ट नहीं है। डिस्मोर्फिया भी अलग जो है विकृति को दर्शाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें होंगी ना विकृति वगैरह के बारे में, मैं आप लोगों को एक क्लास एक बार लूँगा तो मैं आपको सारी विकृति के बारे में आपको बता दूंगा। अगर जब DSSB का पेपर करवाऊंगा ना तो उसके अंतर्गत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे सारी विकृतियाँ जितनी भी विकासात्मक समन्वय से कोऑर्डिनेट करती है उन सभी चीज़ों को मैं आप लोगों को वहाँ पे टाइप लिखवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देखिए एक आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, उम्मीद है ये भी आप जानते होंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब देखिए इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि बीमारी जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली नसों के सुरक्षा कवच को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नसों का जो सुरक्षा कवच है वो नष्ट कर देता है। तो इस कंडीशन में हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। बेसिकली एक या अधिक अंगों में शून्यता को दर्शा देना या कमजोरी को आमतौर पर एक समय में ही रिप्रेजेंट कर देना। तो ऐसी कंडीशन पर जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की भूमिका हमें देखने को मिल जाती है। रोग बेसिकली तंत्रिका तंतुओं को एक अस्थायी क्षति या गिरावट का कारण बना देती है ये। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल जो है स्क्लेरोसिस। आपने नाम सुना है जैसे एक साधारण शब्दों में झुनझुनी का होना, जी सर। सर यस सर। है ना। तो ये जो एक प्रकार से रीजन दर्शाने के कंडीशन, अगर आप देखो क्या होता है कि अगर आप एक तरफ पैर करके बैठ जाओ या एक तरफ हाथ करके बैठ जाओ तो वहाँ पे कहते हो ना आप लोग कि नशे का जो खून है वो रुक गया था, आप लोग अपने आम शब्दों में बोलते हो। तो जिसकी वजह से उस हाथ से कोई क्रिया कुछ पल के लिए काम नहीं होती। जब आप थोड़ा सा इधर उधर हाथ करते हो या पैर करते हो तो आपका पैर भी सही तरीके से वहाँ पे फिर चलने लगता है, चलाने लगते हो, आप हाथ को भी सही तरीके से चलाने लगते हो। तो उसी कंडीशन में इसको बेसिकली दर्शाया जाता है।
तालमेल में कमी को आना, है ना, धुंधली नज़र का भी हो जाना, सिर का चक्कर आना, थकान, अस्पष्ट भाषण, संज्ञानात्मक समस्याएं भी इस तरीके को जो रिप्रेजेंट करती है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही दर्शाता है इसके अंतर्गत। उसके बाद देखिए स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है। उम्मीद है कि आप इसे भी जानते होंगे क्योंकि वाणी से संबंधित है, ये वाणी और भाषा से संबंधित है। तो वाणी एवं भाषा विकृति है एक प्रकार की, जिससे हम लोग विकार का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं तो कहा जाता है कि संचार विकार के मूल्यांकन, उपचार और इत्यादि संबंधी जो विकृतियां होती हैं, बोलने में असमर्थ है, व्यवहारिक भाषा की है उसमें असमर्थ है, आवाज़ विकार है उसके अंतर्गत, भाषा विकार है, भाषा ध्वनि का विकार है, इत्यादि जो है विकार हमें देखने को मिल जाते हैं इसके अंतर्गत। तो हम इसको क्या कहते हैं, वाणी एवं भाषा विकार बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको दर्शाते हैं। तो सही तरीके से वो कम्युनिकेशंस नहीं कर पाता है ना। इसके अंतर्गत कई डिसऑर्डर होते हैं। एक आर्टिकुलेशंस डिसऑर्डर है, ठीक है, जो इसी का पार्ट बनता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो वॉइस डिसऑर्डर, रिसोर्सेज डिसऑर्डर का भी ये टाइप एक प्रकार से बन जाता है, आवाज़ विकार का पार्ट बन जाता है। अपना अर्थ संदेह से दूसरों को पहुंचाने में क्या करता है, उसको प्रॉब्लम होने लगती है, दूसरों से आने वाले संदेश को समझने में उसको प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं कि भैया ये स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर टाइप की विकृति है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें एक प्रकार से दर्शाता है स्पीच एंड लैंग्वेज। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। आप लोगों ने देखा, यहाँ पर देख भी रहे होंगे, ठीक है, ये साइन लैंग्वेज का पार्ट जी बनता है, ठीक है। और एक आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा थैलेसीमिया विकृति। और अगर मैं आपसे थैलीसीमिया की बात करूं तो एक प्रकार से वंशानुगत विकार का ही पार्ट है थैलीसीमिया, है ना। और जो होमोग्लोबिन यानी लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये प्रश्न बनता है थैलीसीमिया कहाँ पाया जाता है, ये ब्लड से रिलेटेड रिलेशंस है। प्रश्न बनता है कि निम्न में से बताइए कौन सा ब्लड से संबंधित नहीं है। तो 3 मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा। तो एक तो आपको यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल जो होता है उसमें ये पाया जाता है। और प्रोटीन जो ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाता है ना। तो और बनाने वाले अमीनो एसिड की 4 श्रृंखलाओं में से एक का निर्माण करता है। और उस जगह पे असंतुलन होने की वजह को ही बेसिकली थैलीसीमिया का एक टाइप बन जाता है, ठीक है। तो ये दर्शाता थैलीसीमिया जो है ब्लड रिलेशन है। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, थैलीसीमिया भी। क्लियर रहेगा थैलीसीमिया के बारे में। खून में होमोग्लोबिन की विकृति को दर्शाना, खून की मात्रा का कम हो जाना क्या दर्शाता है बताइए, खून की मात्रा का कम हो जाना थैलीसीमिया ही दर्शाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो उसके बाद देखिए एक होमोफीलिया, आपने नाम सुना होगा होमोफीलिया के बारे में, सुना है। देखिए ये चोट लगने पर अत्यधिक रक्त का स्राव हो जाना, अत्यधिक रक्त का स्राव हो जाना, चोट लगने पर रक्त का बहना बंद ही नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम इसे किस विकृति का नाम देते हैं बताइए एक बार, होमोफीलिया का नाम हम, होमोफीलिया। है ना। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद थैलीसीमिया खून की मात्रा को कम को दर्शा देना, वो आपका होगा, यानी 2 हो गए खून से। अब तीसरा देखिए सिकल सेल डिजीज़ के बारे में। सिकल सेल डिजीज़ देखिए ये भी खून की अत्यधिक कमी को दर्शाना, खून की अत्यधिक कमी को क्या कर देता है, दर्शाता है। तो उसको हम लोग सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं। खून की कमी से शरीर के अंग या अवय मतलब ऑर्गन्स जो होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग इसको सिकल सेल्स का नाम देते हैं। तो 3 थे ऐसी डिजीज, याद रखिएगा आप सभी लोग, हीमोफीलिया और जहाँ पे रक्त का बहना बंद नहीं होता, एक थैलेसीमिया जहाँ खून की मात्रा कम यानी खून में हीमोग्लोबिन की विकृति को दर्शा देना, थैलेसीमिया सिकल सेल डिजीज जहाँ खून की अत्यधिक कमी को दर्शा देना, जहाँ खून की कमी से शरीर के अंग या अवयव क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे खराब होने की कंडीशन में जाते हैं। तो उसको सिकल सेल डिजीज का हम लोग नाम देते हैं। उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, आप भली भांति तरीके से इससे रूबरू होंगे कि 2 या 2 से अधिक दिव्यांगता, 2 या 2 से अधिक दिव्यांगता को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज का नाम देते हैं, है ना।
और ऐसी कंडीशन में अगर देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि श्रवण विकृति है प्लस में दृष्टि विकृति है तो दो हो गए, तो इस विकृति को आप क्या नाम दोगे? मल्टीपल डिसेबिलिटीज का आप लोग नाम दोगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्ट करिएगा। जी सर। जी सर। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि एसिड अटैक अगर विक्टिम की बात करते हैं हम लोग, तो बेसिकली क्या है, ये शरीर के अंग, हाथ पैर आँख इत्यादि तेजाब हमले की वजह से अगर असामान्य या प्रभावित हुई है तो उस कंडीशन में इसे कहाँ पे रखा जाएगा? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत, डिसेबिलिटीज के अंतर्गत इसे रखा जाएगा। फिर से सुनिएगा, शरीर के अंग, हाथ पैर आँख आदि जो भी तेजाब के हमले की वजह से अगर असामान्य हुआ है, प्रभावित हुआ है, तो उस कंडीशन में उसे एसिड अटैक विक्टिम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद एक डिसेबिलिटीज और आता है और वो है 21 नंबर की, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्किंसंस रोग कहते हैं। उम्मीद है कि पार्किंसंस डिजीज के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। हाथ पैर की मांसपेशियां जो होती है उसमें जकड़न आ जाती है, हाथ पैर की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें क्या आ जाती है? जकड़न आ जाती है। ऐसी कंडीशन पे इसे हम लोग पार्किंसंस रोग कहते हैं। तंत्रिका तंत्र प्रणाली जो है संबंधित कठिनाई हो जाती है, तंत्रिका तंत्र संबंधी क्या होने लगती है? यहाँ पे कठिनाई होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन पर भी हम लोग क्या इसको बोलते हैं? सिकल सेल, सॉरी, पार्किंसंस रोग का नाम देते हैं, ठीक है। ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि 21 टाइप की जो डिसेबिलिटीज अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी सी, वो आपको समझ में आ गई होगी। एक बार स्पष्ट करिए। जी सर। जी सर। चलो, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर आपने इसको सही तरीके से देख लिया है तो आप पूछ सकते। अगर यहाँ पे किसी भी 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स है तो अभी आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको समय मैं दे देता हूँ, कुछ समय के लिए बताइए। अगर कहीं पे कोई डिसेबिलिटीज़ वगैरह के बारे में पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। फिर भी मैं आपसे बताऊँ कि इतना डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है आप लोगों की, चाहे वो DSSB का हो चाहे वो आपका UGC नेट का हो। बट सर क्वेश्चन अगर आएगा तो इन डिजीज का नाम आएगा और ऑप्शन आएगा। हाँ, इनमें से देखो मैं बताऊं, क्वेश्चन केवल अगर अभी तक बनाया गया है ना, तो मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन बनाया गया था कि निम्न में से बताइए ब्लड से रिलेशन कौन सा डिसेबिलिटीज नहीं है, ये बनाया। आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से बताइए कि RPWD डिसेबिलिटी, ये भी बता सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आप देखो अभी मैंने 7 टाइप की डिसेबिलिटीज आपको पढ़ाया है PWD में, ठीक है। तो उन डिसेबिलिटीज़ के नाम आपको पता होना चाहिए कि जो पूछ सकता है कि इस डिसेबिलिटीज़ को रखा गया है RPWD एक्ट में, वो डिसेबिलिटीज़ के नाम बताने होंगे आपको, जब आपको पता सर ये होगा। 21 वाली दोबारा से रिप्लाई कर दीजिए। कौन सी? 21 वाली। 21 नाम बताओ। पार्किंसंस रोग, जी जी जी। देखिए वो तो मैंने आपको कहा कि हाथ पैर की जो मांसपेशियां होगी ना उसमें जकड़न हो जाती है, अकड़पन आ जाता है, उसमें टाइट हो जाती है ना, तो उसको आप पार्किंसंस रोग कह सकते हो। यहाँ तक कि वो पार्किंसंस रोग भी जो रिप्रेजेंट होता है वो तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। ये उम्र पे डिपेंड नहीं करता है ना सर, जैसे बुजुर्गों के हो जाते हैं ऐसे तो नहीं है, सभी के हो सकती है बिल्कुल ना ये बिल्कुल वाली बिल्कुल बीमारी बिल्कुल तो। बिल्कुल, बुजुर्गों के भी हो सकते हैं और सभी को भी हो सकते हैं। पार्किंसंस रोग बेसिकली ये नहीं दर्शाया गया है कि किसी एक व्यक्ति के ही अंतर्गत होगी या एक ही व्यक्ति के, जैसे विटामिन डी की कमी अगर होगी, विटामिन डी की कमी होती है तो मस्तिष्क के विकास और उसकी गतिविधियों को बेहतर बनाने में मददगार करने में साबित नहीं हो पाएगी अगर विटामिन डी की कमी होगी तो। अगर विटामिन डी पूरा होगा तो उसकी हड्डियां वगैरह मजबूत रहेंगी, मांसपेशियां वगैरह भी मजबूत रहेंगी। कहीं ना कहीं ये जो दर्शाता है विटामिन डी की ही, क्योंकि दिमाग के उस हिस्से की बीमारी के कारण होता है जो गतिविधियों को समन्वित करने में सहायक होता है। तो हमारा मस्तिष्क के अंदर कई पार्ट हैं और कई क्रियाएं होती हैं, तो हमारा एक मस्तिष्क कहता है कि भाई हाथ उठाओ तो आप हाथ उठाते हो, है कि नहीं। तो वो मस्तिष्क के द्वारा संचालित होती हैं सारी चीज़ें, सारी क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा। अब वही चीज़ें जो है मस्तिष्क को भी प्रभावित कर देती है, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें अकड़न में आ जाती है। उसी को हम लोग पार्किंसंस डिजीज कहते हैं, PD इन शॉर्ट में इसको कहा जाता है ना। वर्तमान में ओके पार्किंसंस सर, रोग का ओके कोई सर। इलाज नहीं है, ये भी ध्यान रखें। कोई सोचोगा आप इलाज है पार्किंसंस रोग का, कोई इलाज नहीं है। कपकपी, कठोरता, मुद्रा संबंधी अस्थिरता का होना, ये पार्किंसंस रोग के ही लक्षण को दर्शाता है। मांसपेशियों में अकड़न का होना, धीमी गति से सभी क्रिया को करना, ये चीज़ों को पार्किंसंस रोग ही दर्शाता है, ठीक है। आगे
तो उसके बाद देखिए बेंचमार्क दिव्यांगता में 6 से 18, देखिए मैंने आपको पढ़ाया भी है कि 6 से 14 वर्ष जब आता है तो आप लोग कहते हो भैया 21 डिसेबल 21 आर्टिकल आपको रिलेट करा देता है ना। 45 जो है 45 तो 6 वर्ष से नीचे है, ठीक है। और जो है उसके बाद 51 का रिलेट करा देता है। तो इस तरीके का वर्ड जो है रिप्रेजेंट करते हैं संविधान में। लेकिन जब आप 6 से 18 की बात करता है कि वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चों को मुक्त और अनिवार्य मुक्त शिक्षा का अधिकार हो, या आप निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भी बोल सकते हो, ऐसी कंडीशन में भी आता है। तो इस कंडीशन में आप दर्शाएंगे किसको? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को दर्शाएंगे, क्योंकि बेंचमार्क दिव्यांगता के तात्पर्य में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की, ठीक है, डिसेबिलिटीज अगर है तो कम से कम उसके अंदर कितनी टाइप की डिसेबिलिटीज होनी चाहिए, कितने परसेंट, कितने परसेंट? 40% की, 40% होनी चाहिए। 40%। 40%, हाँ, ये 40%। देखो परीक्षा में आया भी है, इससे भी सवाल बन जाते हैं कभी। जी सर आया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आगे बढ़िए, कहता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब होता है एक प्रकार से उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में आरक्षण जो है कितना है? 5% दर्शाया गया है। सरकारी नौकरी में कितना परसेंट आरक्षण दर्शाया गया है बच्चों के लिए, डिसेबिलिटीज के लिए? 4% दर्शाया गया है। 4%। में अगर आरक्षण की बात करता है तो भूमि उन्मूलन में आरक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में 5% दर्शाया गया है, यदि जैसे अतिरिक्त लाभ विभाग वाले व्यक्तियों के लिए प्रदान किए गए हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4% वाला जो सरकारी नौकरी वाला है, ठीक है। लेकिन अब एक बात और याद रखिएगा, अगर एमपीपीएससी के बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं तो वह हायर एजुकेशन को लेकर आप ध्यान रखें, 5%, ठीक है, 5% इस कंडीशन में। अब देखिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कुल टोटल जो है 102 खंड दिए गए हैं और 17 अध्याय दिए गए हैं। परीक्षा में ये नहीं सवाल पूछता भाई 101 नंबर का खंड बताइए कौन सा है, 16वां नंबर का अध्याय कौन सा है, ये सवाल नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। डिसेबिलिटीज़ के बारे में यहाँ नहीं उतना डीप में पढ़ने के लिए कहा, भाई थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए एक अध्याय है पहला जो है प्रारंभिक, और आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि भैया उसमें संक्षिप्त नाम होता है, प्रारंभ होता है, परिभाषा होता है, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। ये मैंने जब यूनिट नंबर 10 पढ़ा रहा था तो उसमें कई ऐसे आर्टिकल्स वो बता रहा था, एक्ट बता रहा था, उसमें मैंने पढ़ाया था। दूसरा जो है देख सकते हैं आप लोग, समानता और गैर भेदभाव की बात करते हैं तो ये दूसरा आपका आ जाता है। विकलांग महिलाओं और बच्चों के बारे में परिभाषित किया गया है, वो आपका धारा 4 आ जाता है। सामुदायिक जीवन में आपका 5 आ जाता है। क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संबंधित सुरक्षा की बात करते हैं, धारा 6 आ जाती है। दुरुपयोग और हिंसा और शोषण से सुरक्षा की बात करते हैं तो ये 7 आ जाता है। सुरक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं तो वो 8 आ जाता है। घर और परिवार 9 आ जाता है। प्रजनन अधिकार 10 आ जाता है। मतदान में सुगमता 11 आ जाता है। न्याय तक पहुंच 12 आ जाता है। और कानूनी क्षमता आपका 13 आ जाता है। संरक्षकता का प्रावधान 14 है और समर्थन के लिए अधिकारों का पदनाम 15 है। तो ये इतना डीप में जानने की जरूरत नहीं, इसको आप छोड़िए, हटा दीजिए, इतना अंदर नहीं जाता है ना। और देखो चैप्टर जो 3 है वो एजुकेशन है। चैप्टर जो 4 है वो बेसिकली कौशल विकास और रोजगार दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से कुल टोटल 16 अध्याय आपको मिलेंगे इस पीडीएफ में, ठीक है। तो मैं सीधा पीडीएफ के बाद लेके चल रहा हूँ 16वें अध्याय पे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 16 अध्याय आपके यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंतर्गत जो है दर्शाया गया है दिव्यांगता के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बताओ एक बार यहाँ पर क्लियर करिएगा आप सभी लोग, क्या आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई है? जी सर। अच्छा चलो बढ़िया है। और इसको आप लोगों को भूलना भी नहीं है, ठीक है ना, पता चले आप लोग भूल। सर, इस क्लास का पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ श्योर श्योर श्योर, पीडीएफ तो मैं आप लोगों को ही सेंड करूँगा, है ना, आप निश्चिंत रहें, पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये बातें आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना होगा। दिव्यांगता के 4 मुख्य श्रेणियां दर्शाई गई हैं, और 4 मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक व्यवहारिक है, ठीक है, एक व्यवहारिक है, और दूसरा अगर हम बात करते हैं संवेदी क्षमता है, और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो एक भौतिक है, चौथा अगर हम बात करते हैं तो विकास से संबंधित है ना। ये 4 टाइप की जो बताया है अभी मैंने आपको, ये दिव्यांगता के मुख्य श्रेणी के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। और अनुमान भी लगाया, मैंने कल पढ़ाया भी था आप लोगों को, 2.2 आबादी जो है दिव्यांग लोग हैं, ये मैंने आपको कल वाली क्लास में जिक्र किया था, है ना। कल जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उस पर मैंने आप लोगों से जिक्र किया था इसके बारे में।
और RPWD सर 8:30 की क्लास है। हाँ, क्लास 8:30 बजे की है सर, 8:30 बजे क्लास है ना, 8:30 बजे की क्लास है। ठीक है, तो ये आपको इसके ये अंतर्गत कोड नंबर पे क्या लिखा है आपने सर? विकास से संबंधित है, विकास। विकास से क्षमता से संबंधित है ना, विकास से क्षमता से संबंधित है। ठीक है, ये बात आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, याद रहेगा, एक बार स्पष्ट करिए। सर श्रेणी में क्या, ये संवेदी में क्या आ जाएगा इसमें, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करोगे? जैसे ये संवेदी, देखिए जो सेंसर से संबंधित है, जो सेंसर इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, दर्शाता है। जहाँ बिहेवियरल और इमोशनल होता है वो बेसिकली व्यवहार को रिप्रेजेंट करेगा। सेंस हाँ जी सर। मतलब जैसे संवेदी, जैसे आँख, नाक, कितने ज्ञान इंद्रियाँ हमारी होती हैं? 5 होती हैं। 5। ज्ञान इंद्रियों में अगर कोई विकृति आता है तो इसी कंडीशन पे भी हम उसे तो दिव्यांगता का पार्ट दर्शा देंगे। फिजिकली तरीके से अगर होगा तो भी दर्शा देंगे, भौतिक बोलते हैं। ठीक है सर, ओके सर, से रिलेटेड ओके सर। तो भी दर्शा, जैसे बौनापन था ना, डिसेबिलिटी, तो वो भी उसी से संबंधित था। ठीक है, ये क्लियर रहेगा, एक बार स्पष्ट करिए। नहीं सर, संवेदी वाला जी समझ में सर। नहीं आया, दोबारा से बता दो। अरे भाई, कितनी तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां हैं बताओ, पता है आपको? 5। कितनी? 5 है। अगर उसमें मान लीजिए कोई अगर विकृति है, अगर उसका काम नहीं हो, बहुत लोग आपने ऐसे लोगों को देखा है जहाँ उनको कोई गंध ही नहीं आती है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, आपने सुना है ऐसे में? नहीं, ओके सर, समझ। बहुत लोगों को क्या होता है ना कि उनको गंध ही महसूस नहीं होती, उसी बगल से चले जाएंगे, उनको सुगंध ही महसूस नहीं होती है। इस तरीके के शब्द जो है दर्शाता है। तो उसमें अगर ठीक है। विकृति हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती, तो उन कंडीशन में इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है कि यह एक प्रकार की विकृति है ना। क्लियर रहेगा? सर ये जो 4 पॉइंट आपने मैं लिखवाया है, ये किस डिसेबिलिटी में? चार्ट, ये मुख्य मैंने आपको श्रेणी बताया है, ओके सर। जो है मैंने आपको श्रेणी बताया है कि ये डिसेबिलिटी के श्रेणी है। ठीक है, हाँ जी सर। एक देखो सुगम भारत अभियान है, बेहतर आप समझ पाएंगे सुगम भारत अभियान, क्योंकि किसी के लिए सुलभ भौतिक वातावरण प्रदान करने के संबंध में इसको चलाया गया था, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। तो मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँगा, सुगम, परीक्षा में आया हुआ सवाल है, भारत अभियान। ठीक है, और सुगम भारत अभियान की बात अगर मैं करता हूँ आपसे, तो उस कंडीशन में अगर मैं जिक्र करूँ आप लोगों से, तो ये दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करता है। स्वतंत्र रूप से रहने में अक्षम होने की एक लिए राष्ट्रव्यापी अभियान होता है, वो जो है 2015 में चलाया गया था। कब चलाया गया था सुगम भारत अभियान दिव्यांगों के लिए? तो 2015 में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आ भी चुका है। ठीक है, तो ये है। तो कल एक बार हम लोग ये जो दिव्यांगता की एजेंसियां हैं 9, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं बता के आप लोगों को आगे लेके चलूँगा नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है ना, कल की क्लास में। अभी आज जो है 8:30 पर आप लोगों की जो है प्रैक्टिस होगी। अभी आधे घंटे बाद आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक।